हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज आप सबका मैथ का एग्जाम था। आई होप सबका अच्छा गया होगा। जिसने प्रैक्टिस की होगी उस हिसाब से एग्जाम गए होंगे। सेट तीनों आए थे आपके, फर्स्ट सेकंड थर्ड। किसी का फर्स्ट आया, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड। क्वेश्चन सिमिलर टाइप ही थे। बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने एनसीईआरटी बेसिक तरीके से पढ़ के गए थे उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। अब आप ये देखो, साइंस का पेपर है, उसमें क्या करना है। पहले तो आपका इंग्लिश का पेपर है, लेकिन साइंस वाले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसे कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, ये हम अब देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके साइंस में तीन डिवाइड कर रखा है, तीन में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टार्ट में आपका केमिस्ट्री के पोर्शन है, जिसमें आपका चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सेकेंड आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड आपका मेटल एंड नॉन मेटल। एंड फोर्थ आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब आपको पढ़ना कैसे है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है और फिजिक्स में क्या पढ़ना है। पूरी किताब अभी नहीं पढ़नी है आपको, बस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर करके जाना है। एनसीईआरटी आपने पहले पढ़ा है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आप प्रैक्टिस करके जरूर जाओगे। कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको चैप्टर को समझना है इस तरीके से कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाए, आप आराम से उसका आंसर दे सको। फर्स्ट चैप्टर में आपके जनरली केमिकल रिएक्शंस है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाता हूँ अभी, क्या क्या है इसके अंदर भी देखेंगे। उसके अलावा आप एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करो तो 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो एसिड बेस के बारे में। यहाँ आप देखोगे उसमें रिएक्शंस कैसे होते हैं, कैसे चीजें बनाई जाती है, जिप्सम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, पीओपी पॉप टेस्ट क्या होता है और पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। सब में सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना आ जाएगा। मेटल नॉन मेटल्स के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये आपको लिखवाऊंगा अभी, जिससे आपको पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है आपको आ जाएगा। इसको पोर्शन में करेंगे, पहले केमिस्ट्री, फिर बायो और फिर फिजिक्स। फिजिक्स के नाम से कई बार आप डर जाते हो कि इसमें क्या आएगा, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक तो सिलेबस आपको रिड्यूस कर दिया है उन्होंने, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने। तो फिजिक्स में भी आपके कुछ कॉमन टॉपिक ऐसे हैं जिसको करके जाओगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, छोड़ के आने की नौबत नहीं आएगी। मैंने मैथ्स में बताया था कि छोड़ के नहीं आओगे आप लोग, ऐसे आपको साइंस का बता रहा हूँ। जो टॉपिक बताऊँ उसे करके जरूर जाना है आपको, जिससे एग्जाम में आप खाली ना बैठे रहो। और बायो में तो आपको ये है कि जितना लर्न कर पाओगे उतना बढ़िया है। दूसरा, इसमें डायग्राम का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बायोलॉजी में, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बताऊंगा जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी साथ में आप इंग्लिश की तैयारी भी करते रहो, लेकिन आप साइंस का क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो जरूर सीखते रहो। अभी बताता हूँ आपको चैप्टर फर्स्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। एनसीईआरटी का आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब इसमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शंस आपके कौन कौन से हैं, कौन कौन से रिएक्शंस है आप ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन आपको सबको साथ में लिखना है, रिएक्शन ही करा रहा हूं। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबके साथ में ही है ये। डिकम्पोजिशन में आप देखते हो थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर देखते हो आप इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर आता है आपका इसी का ही है डिकम्पोजिशन का फोटो डिकम्पोजिशन। इसको फोटो लाइटली डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट के प्रेजेंस में आपका रिएक्टेंट जो है
टूट जाता है। अब रिएक्टेंट क्या होता है वो आगे क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि रिएक्शंस कौन कौन से और कौन कौन से आपको याद रखने हैं। फिर आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद आता है आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, और आती है साथ में रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन तो है ही आपके बुक में, लेकिन साथ में कुछ रिएक्शंस और दे रखे हैं। जैसे एक है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये भी आपकी बुक में मेंशन कर रखा है, और क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक्सोथर्मिक के बाद आता है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्मिक का मतलब हीट। एक और रिएक्शन है इसी में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आप तो कितने हो गए रिएक्शन? कंपो 1 2 इसके 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरीके से रिएक्शंस हैं आपके। ये रिएक्शंस होते हैं आपके डेली लाइफ में। कई बार आप इनको समझ पाते हो, कई बार नहीं समझते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल तरीका है एग्जाम में पहचानने का। इसमें अगर दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो समझ लो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी और इधर वाला जो होगा इसको कहोगे आप रिएक्टेंट, और इधर जो भी बनेगा वो होता है आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्ट भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। डिकम्पोजिशन इसी का जस्ट अपोजिट। इसमें रिएक्टेंट टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, अब फिर वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। इसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर अलग अलग प्रोडक्ट बना रहा है। अब ये डिकम्पोजिशन अगर हीट के प्रेजेंट में है, हीट के प्रेजेंट में है तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी दे के आप उसको ब्रेक कर रहे हो तो इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। और अगर वो चीजें सनलाइट या लाइट के प्रेजेंट में हो रही है तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट कह लो यहाँ, इसका यूज करते हो आप। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इसमें इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोटोग्राफी। फिर आता है बात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल समझना है यहाँ कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देते हैं और खुद उसकी जगह आ जाते हैं। तो एग्जाम्पल के फॉर्म में समझने के लिए यहाँ देख लो कि AX प्लस बी गोज टू BX प्लस में A। मतलब यहाँ B जो है A से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए B ने A को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया और A साइड हो गया। ये आपका डबल डिस्प्लेस सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। इसमें AX प्लस BY, इसका हो जाता है आपका BX प्लस AY। इसमें आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई एक प्रोडक्ट बनता है जो कि नीचे की तरफ बैठ जाए, अगर मतलब क्या है वो सोल्यूबल नहीं है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो उसको कहोगे आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान समझ लो इस चीज को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ में प्रेसिपिटेशन तब होगा जब जो प्रोडक्ट बना है वो सोल्यूबल नहीं होगा। फिर आती है बात, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट
बाहर निकलती है, हीट रिलीज होती है, तो वो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मी मतलब हीट। कुछ रिएक्शन इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, वो कहलाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सो और एंडो में कंफ्यूज नहीं होना। एक्सो मतलब एग्जिट, रिलीज हो रही है, एंडो मतलब एब्जॉर्ब, एक रिलीज हो रहा है, एक एब्जॉर्ब हो रहा है। और उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से देख लो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होता है इसमें या हाइड्रोजन रिलीज होता है। ऐड ऑफ ऑक्सीजन या रिलीज ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका उल्टा करो तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। जब कभी आप ऐसा देखो तो समझ लो कि इसमें रिएक्शन हुआ है, अगर ऐसा देखो तो समझ लो ऑक्सीडेशन हुआ है। और जिसमें दोनों रिएक्शन साथ में होते हैं उसी को कहते हैं आप रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ में रिएक्शन भी हो रहा हो, उसको कहते हो आप रेडॉक्स रिएक्शन। ये ही रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में है और आपको इतना ही पढ़ना है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो जरूर याद कर लो कि कॉम्बिनेशन का कौन सा है, डिकम्पोजिशन का कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट का, फोटो लाइटली डिकम्पोजिशन का, ऑक्सीडेशन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और ये साथ में जो है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, इनको जरूर याद रखना है। ये याद रख लोगे एग्जाम में कभी भी रिएक्शंस में दिक्कत नहीं होगी आपको कि किसमें कौन सा वाला रिएक्शन पूछा है। कई बार रिएक्शन दे देते हैं, पूछते इनमें से कौन सा है, तो वहां आपको तरीका पता है, देखोगे तुरंत आपके मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके आंसर शीट में। रिएक्शंस के बाद आपके एनसीईआरटी में दो टॉपिक ऐसे लिखे हुए हैं। वो टॉपिक क्या है, एक है आपका कोरोजन और एक है आपका रेंसिडिटी। तो सिंपल टॉपिक है ये। पहला एक तो कोरोजन है आपका फर्स्ट चैप्टर में भी है और थर्ड चैप्टर में भी है, तो आप कोई भी रेफरेंस लिख सकते हो, उससे मार्क्स पे ऐसा नहीं पड़ेगा, आप रिएक्शन लिख सकते हो। आप कोरोजन का मतलब है कि जब भी कोई मेटल किसी भी एयर के संपर्क में आता है या ऑक्सीजन के संपर्क में, चाहे हाइड्रोजन के संपर्क में या वाटर के संपर्क में आने से उसकी सरफेस है वो खराब हो जाती है, उसे कहते हो आप कोरोजन। और अगर कोरोजन आयरन पे हो तो उसको आप रस्ट कहते हो, रस्टिंग। रस्ट का फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, Fe2O3.XH2O, ये फॉर्मूला है। एंड एक नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू में अगर आता है कि रस्ट का फॉर्मूला बताओ कौन सा लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना यही फॉर्मूला है। उसके बाद इसे बच कह सकते हो, या आपका बचने वाला जो है प्रिवेंशन वाला वो थर्ड चैप्टर में है, तो आप वो भी लिख सकते हो कि पेंट करके बता सकते हो। एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है आयरन के ऊपर अगर जिंक की लेयर चढ़ा दो तो उस प्रोसेस को कहते हो आप गैल्वेनाइजेशन। हिंदी वाले को हिंदी में कहते हो उसको छद लेपन। फिर आती बात रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जो फूड स्टफ होते हैं, ऑयली फूड स्पेशली, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जुड़ गया उसमें तो वो खाना खराब हो जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को, इसमें खाना ये पूरा खराब हो गया, फूड खराब हो, उसे कहता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हिंदी में कहता है विकृत गंधिता, मतलब जो उसकी जो रियल स्मेल थी वो खराब हो गई। और इससे बचने के लिए एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, 2 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन में, चिप्स के पैकेट्स में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आपका आंसर है नाइट्रोजन। रीजन ये कि नाइट्रोजन जो है उस फूड के साथ इनर्ट है। इनर्ट है मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो आपका फूड स्टफ क्या है, सेफ है। इतना ही आपको आज प्रैक्टिस करने, क्योंकि आपको साथ में इंग्लिश का भी याद करना है। नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको कि इक्वेशंस क्या है और इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा बैलेंसिंग का, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। इतने तक की प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जितना हो सके यहाँ तक की प्रैक्टिस करो, प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर करो, जिससे पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण।